हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग स्टडी। तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और बच्चों, कक्षा 10 रसायन विज्ञान का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें बच्चे लोग हम पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में बताया था। और आज बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को मेंशन करके रखा है, 4-5 पॉइंट है। इन्हीं 4-5 पॉइंट को आज अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है और इन 5 पॉइंट के जरिए हम किसी भी समीकरण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखने से पहले थोड़ा सा हमें एक चीज़ जान लेना है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, जिसको अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिएक्टेंट। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद का मतलब होता है कि रासायनिक अपक्रिया के बाद जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और अपक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे बच्चों क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों समझिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण में बाईं, जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को अभिकारक व दाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। पहला पॉइंट, जैसे मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया H2 + O2 और इससे क्या बना बच्चों, H2O। तो ये देखो आपका ये क्या है बच्चों, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी बाईं तरफ जो आपका लिखा जा रहा है, यानी बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं दाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी ये आपका क्या है, RHS है, इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आई होप आपको बच्चों पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं अभिकारक व उत्पाद के मध्य, जो कि हमने पहले से लगा दिया है कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो बच्चों प्रोडक्ट होता है उसके बीच में एक तीर का निशान अपक्रिया की दिशा को बताता है। इससे पता चलता है कि अपक्रिया किस तरफ हो रही है। तो एक आपका जो ये तीर है इससे पता चलता है कि अपक्रिया किस दिशा में हो रही है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अपक्रिया की दिशा को बताता है ये तीर। तो पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो आपका रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है। जो एरो है ये अपक्रिया की दिशा को बताता है। दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर, जैसे मान लो जब बच्चों कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो रासायनिक अपक्रिया में कई सारे पदार्थ भाग ले सकते हैं। तो अगर कई सारे पदार्थ भाग ले सकते हैं तो उनको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक से अधिक अगर अभिकारक या उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि देखो H2 + O2, इसमें दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसके बीच में हम क्या लगा दिए, प्लस, जो कि पॉइंट में कह रहे हैं कि एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक उत्पाद अगर ये होते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया में तो उसके बीच में बच्चों क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जाता है। बोलो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। चलो चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को अवस्था, जैसे अगर ठोस है तो सॉलिड, द्रव है तो लिक्विड, गैस है तो गैस और जलीय विलयन होगा तो उसको बच्चों कहते हैं एक्वस। क्या कहते हैं, एक्वस। जलीय विलयन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। को पदार्थों के साथ कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे मान लो ये रासायनिक अपक्रिया हुई है H2
तो इसको ऐसे कोष्टक में लिख के हम इसके नीचे लिख सकते हैं। नहीं, एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, H2 + O2 से H2O बना। तो इन्होंने कहा है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इनकी अवस्था के साथ इनको लिखिए। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों? सॉलिड है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। H2O क्या है? जो आपका उत्पाद है, ये लिक्विड है। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को उनकी अवस्था के अनुसार लिखा जाएगा। अगर वो ठोस है तो सॉलिड लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड लिखेंगे, और गैस है तो गैस लिखेंगे। और बच्चों एक्वस कब लिखा जाता है? जैसे कोई जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब होता है जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका कोई पात्र है, ठीक है। इस पात्र में बच्चों क्या भरा हुआ है? मान लेते हैं जल भरा हुआ है। तो ये जो जल है ये आप सबको पता होगा विलायक है, और इसमें हम मान लो सपोज दैट कुछ मिला देते हैं। जैसे मान लो चीनी मिला दिया, जो विलेय होता है। तो जब विलेय विलायक में जाता है तो ये जो विलयन बनता है, जलीय विलयन, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? एक्वा बोलते हैं। यानी जो ये पानी है, पानी आपका विलायक है, और ये विलेय जब विलायक में मिलता है तो विलयन बनता है। तो उस विलयन को हम बोलते हैं एक्वा, जिसको कह रहे हैं जलीय। तो जलीय विलयन अगर होगा बच्चों तो एक्वस लिखेंगे। जैसे अभी आएगा H2SO4, ठीक है। और को पदार्थों के साथ कोष्टक में लिखेंगे। जैसे अभी हमने कहा ये कोष्टक में ऐसे, ये गैस है तो गैस, ये गैस है तो गैस, लिक्विड है तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट बहुत ही शानदार है बच्चों। कह रहे हैं कि अपक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये जो आप एरो देख रहे हो, इस एरो के ऊपर बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं? ऐसे डेल्टा लिख देते हैं, कभी कभी 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, कभी कभी 110 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, कभी कभी इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा देते हैं। तो ये सब तीर के ऊपर लिखा जाता है। और यहाँ पर बच्चे एक चीज़ और बोल रहे हैं, उत्प्रेरक, जिसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। ये क्या होता है? ये बच्चों क्या करता है? अपक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक का काम है अपक्रिया के वेग को बच्चों बढ़ाना या घटाना, लेकिन स्वयं अपक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लो आप क्या करते हो, मान लो ये आपका घर है और घर से आप क्या जा रहे हो? विद्यालय जाते हो। तो ये आपका बच्चों घर है और ये आपका विद्यालय है। तो घर से विद्यालय जाने के कई ऑप्शन हैं। एक तो आप पैदल जा सकते हो, दूसरा आप साइकिल से जा सकते हो, तीसरा आप चाहो तो बस से जा सकते हो। अच्छा, साइकिल से जब आप स्कूल जाओगे, पैदल जाओगे, बस से जाओगे, तो क्या मतलब क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? समय में क्या होगा? बचत होगी, लेकिन आप जाओगे कहाँ? आप जाओगे स्कूल ही। बस आप पैदल जाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, साइकिल से जाओगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, बस से जाओगे तो और कम लगेगा। तो ये जो बस और साइकिल है, ये आपके लिए किसका काम कर रही है? उत्प्रेरक का काम कर रही है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहती है। जैसे अगर आप बस से स्कूल जाते हो तो आपको बस स्कूल तक पहुंचाती है, ना कि बस स्कूल में जाती है। तो बस का काम है आपके कार्य को आसानी प्रदान करना, लेकिन स्वयं अपक्रिया में अपरिवर्तित रहना। तो ये सब चीज़ें बच्चों कहाँ लिखी जाती है? तीर के ऊपर लिखी जाती है। तो आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए। हमने बताया बच्चों रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण में 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका रिएक्टेंट होता है बच्चों, एक प्रोडक्ट होता है। अभिकारक हमने आपको बताया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के बाद बना जो नया पदार्थ है उत्पाद है। हमने रासायनिक समीकरण लिखने के 5 पॉइंट बताए कि समीकरण में जो बाईं तरफ होता है, जो कोई रासायनिक अपक्रिया होगी उसके लेफ्ट साइड में जो आपका पदार्थ होगा वो रिएक्टेंट होगा, और जो राइट हैंड साइड में होगा बच्चों वो प्रोडक्ट होगा। अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर का निशान लगाते हैं, जो कि आपको हमने दिखाया, ठीक है। तीसरा था एक से अधिक अपकारक या उत्पाद होने पर बीच में क्या करते हैं बच्चों? प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिखते थे। चौथा पॉइंट है
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादकों उनकी अवस्था, अगर वो आपका ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, गैस है तो गैस और जलीय विलयन है तो एक्वस, उनके पदार्थों को कोष्टक के साथ लिखा जाता है, जो कि अभी हमने बताया कि जो पदार्थ की अवस्था होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है। पांचवा आपका है अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सब चीज़ें बच्चों तीर के ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज हमने बच्चों क्या सीखा कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ोगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।